हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आपका फिजिक्स में चल रहा चैप्टर वाइज, जो कि आपके आने वाली परीक्षा एएलपी टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करिए। चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। क्या बोल रहा? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ठंडा जल, ऑप्शन बी है गर्म जल, ऑप्शन सी है समुद्र का जल, ऑप्शन डी है आश्वित जल। दोस्तों, ठंडा जल आप समझते ही, गर्म जल समझते ही, समुद्र का जल समझते हैं, आश्वित जल मतलब क्या होता है? डिस्टिल वाटर जिसको बोलते हैं उसी को आश्वित जल कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है, सुचालक होता है, यह क्या होता है? यह आपका होता है समुद्र का जल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ठीक है, तो आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो इसको देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है चालन, ऑप्शन बी बोल रहा है संवहन, ऑप्शन सी बोल रहा है विकिरण, ऑप्शन डी बोल रहा है प्रकीर्णन। तो देखिए दोस्तों, समझते हैं चालन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक लोहा का टुकड़ा है, इस लोहा का टुकड़ा को आप यहाँ से गर्म करेंगे तो देखेंगे कि आपको धीरे धीरे इधर भी गर्म हो गया। ठीक है, इस स्थिति को बोलते हैं चालन। चालन में क्या होता है, कोई चीज़ यहाँ से उठकर यहाँ नहीं गया। ठीक है, इसको बोलते हैं चालन। चालन में क्या होता है, ऊष्मा द्वारा संप्रेषण क्या करता, अणु इसका लोहा का अणु उठ के यहाँ नहीं गया, तो ये चालन इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए इसका दूसरा क्या है, संवहन। संवहन क्या होता है, जैसे आप देखिए किसी बर्तन में पानी आप ले लीजिए, पानी को रख दीजिए और इसको गर्म कीजिएगा, नीचे से क्या कीजिए, आग लगाइएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप इसको ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, तो पानी का ये जो है ये बूंद, ठीक है, उठ के आपको ऊपर जाएगा, उठ के फिर ऊपर जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बुलबुला टाइप का, इसका मतलब पानी जो है उठ के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अणु क्या करता, नीचे था ऊपर चला गया। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संवहन। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या बोलते हैं, संवहन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वह देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है पारा, ऑप्शन बी बोल रहा है पानी, ऑप्शन सी बोल रहा है ईथर, ऑप्शन डी बोल रहा है बेंजीन। तो देखिए सभी इसमें लिक्विड है। ठीक है, पानी भी लिक्विड है, ईथर भी लिक्विड है, बेंजीन भी लिक्विड है। तो पारा आपको पता है, देखिए पारा एक क्या है, पारा एक धातु है। ठीक है, तो धातु ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, इसलिए इस सवाल का आंसर क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हुआ, पारा इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। क्या बोल रहा है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। ऑप्शन ए है परावैंगनी किरण, ऑप्शन बी है अवरक्त किरण, ऑप्शन सी है कॉस्मिक किरण, ऑप्शन डी है प्रकाशीय किरण। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सूर्य विकिरण का, ये सूर्य का जो ताप निकलता है उसमें विकिरण में ये सभी प्रकार के किरण होते हैं। ठीक है, तो सोलर कुकर का मतलब क्या होता है, ऐसा खाना बनाने वाला यंत्र जो धूप में रखेंगे खाना बन जाएगा। तो सोलर कुकर का कौन सा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो ऑप्शन ए है परावैंगनी, ऑप्शन बी है अवरक्त, ऑप्शन सी है कॉस्मिक, ऑप्शन डी है प्रकाशीय। तो आपके आंसर जो हो जाएंगे वह क्या होंगे, अवरक्त किरण। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा
शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, ठीक है। तो ठंड के दिन में आप कपड़े पहनते हैं, कपड़ा गर्म क्यों रखता है, तो ऐसा क्यों रखता है, देखते हो ऑप्शन में क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा ऊष्मा प्रदान करता है, ऑप्शन बी बोल रहा ऊष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, ऑप्शन सी वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन डी बोल शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, ठीक है। तो देखिए ठंड के दिन में, शीतकाल के दिन में कपड़ा पहनते, कपड़ा क्या ऊष्मा प्रदान करता, कपड़ा से हीट निकलता, ऐसा कभी नहीं। कपड़ा अगर इससे हीट निकले तो कपड़ा आप बॉक्स में रखिए तो बॉक्स में आग लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ऊष्मा का विकिरण नहीं करता, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। आपके बॉडी में गर्मी होता है, कपड़ा क्या करता है, उसको रोक के रखता है, माने बाहर जाने से रोकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हुए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए बोलता है धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से सबसे उचित है। देखिए धूप से बचने के लिए आप लोग छाता यूज करते हैं, देखिए कोई छाता किस कलर का होता है, कोई छाता किस कलर का, रंगीन आजकल चलने लगा, लेकिन सबसे नॉर्मल छाता आप देखें, जो नॉर्मल छाता हो तो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और नॉर्मल भी आजकल का नए वैज्ञानिक युग का जो छाता बनता है उसको आप देखिएगा, आप अपने घर में काला वाला छाता लीजिएगा तो छाता ऊपर से जो बाहर की दिशा रहेगा वो रहेगा ब्लैक, अंदर से रहेगा व्हाइट, वो बिल्कुल अच्छा छाता होता है, ठीक है। क्योंकि काला कलर क्या होता है, धूप को बहुत एब्जॉर्ब करता है, तो धूप को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अंदर में व्हाइट रहेगा तो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, धूप से बचाने में मदद करेगा, ठीक है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है धूप ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऑप्शन बी है ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऑप्शन सी है ऊपर व नीचे दोनों काला, ऑप्शन डी है ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। देखिए क्या बता है, जबकि ऊपर में आपका छाता कैसा होना चाहिए, ऊपर में आपका छाता काला होना चाहिए, नीचे में सफ़ेद, ऐसा छाता जो होगा वह आपको बहुत मतलब धूप से बचने में बहुत आसान रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुबह क्या है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि, ठीक है। देखिए सुबह में सूरज आप देखते हैं, सुबह सूरज देखते हैं तो गर्म नहीं लगता आपको, धीरे धीरे क्या होता है दोपहर होता है तो आपको बहुत गर्मी लगता है, ऐसा क्यों होता है, देखिए ऑप्शन में देखते हैं। बोलता है सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती है, ऐसा होता है क्या। बोलता है सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, ऐसा भी होता है। बोलता है सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होता है, सुबह के समय सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सुबह के समय। देखिए सूरज धीरे चलता है ऐसा कोई भी बात नहीं, सूरज ठंडा होता है ये भी बात नहीं, सुबह के समय पृथ्वी सूरज से दूरी बढ़ जाता है ऐसा भी नहीं, सुबह के समय में सूरज की किरणें को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वह देखिए। बोलता है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती, क्या बोलता है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती क्यों, यानी गर्मी के दिन में कोई भी बोलता है कि आप व्हाइट कपड़ा पहनो, तो ऐसा क्यों कहता है, तो व्हाइट कपड़ा पहनने से क्या लाभ होगा वही आपको पूछा जा रहा है। देखते हैं। बोलता वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं और यह एक परंपरा है। देखिए सफ़ेद वस्त्र आपको इसलिए पहनने के लिए बोला जाता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जब आप पहनिएगा तो आपको क्या होगा, गर्मी कम लगेगा, मतलब ताप को कम से कम वो अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। आपको वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो कृपया आप वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर से ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, वीडियो का प्रमोशन होता है। सो दोस्तों आप लोग लाइक जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से आ गया, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों, ठीक है। ठंड के दिन में आप लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, कोई आदमी ऊनी कपड़े पहनेगा, कोई अपने सूती कपड़ा पहनेगा, ऊनी कपड़ा गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है, कपड़ा गर्म नहीं होता। देखते हैं क्या करता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन क्या है, ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ताप के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ठीक है। तो ऊनी जो वस्त्र होता है ताप के अच्छे रोधक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, बोलता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी बोल रहा है भाप, ऑप्शन सी बोल रहा है गर्म हवा, ऑप्शन डी बोल रहा है सूरज की किरणें। तो दोस्तों देखिए, उबलता हुआ पानी में आप हाथ डाल सकते हैं और भाप में हाथ डालिए, तो भाप में जब आपका हाथ जलन होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? इसका मतलब इसमें ज़्यादा हीट है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक रीजन होता है, इसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ ज्वालक की बात किया है, किसका बात किया, ज्वालक मतलब जलन। ठीक है, आपको जलन किस में देगा, भाप में ज़्यादा देगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 61। क्वेश्चन बोल रहा है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। मतलब ये स्टेटमेंट कौन से वैज्ञानिक दिए हैं, कौन से नियम से बोला जाता है। ठीक है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपका क्या है, किरचॉफ का नियम, ऑप्शन बी है स्टीफन का नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन डी है उष्मागतिकी का नियम। तो आपको बता दें दोस्तों, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं या किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, किरचॉफ का नियम है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके परम ताप के चतुर्थ घात का अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। मतलब ऐसा जो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, यह स्टेटमेंट कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, किसके नियम से होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन सी है स्टीफन का नियम, ऑप्शन डी है उष्मागतिकी के नियम। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट कौन से दिए हैं, स्टीफन ने दिए, स्टीफन के नियम। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए, स्टीफन के नियम। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, स्टीफन का विकिरण नियम देखिए आ गया फिर से। अभी जो पीछे पड़े हैं वही सेम टू सेम। स्टीफन का विकिरण नियम में क्या बोला, इसको देखिए कैसे स्टेटमेंट में आपको ऑप्शन कैसे दिया गया है। तो देखते हैं, ऑप्शन साइंटिफिक दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपको क्या दिया है, चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन ए है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T⁴, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T², ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴1/T²। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि स्टीफन का नियम बोलता है विकिरण का जो ऊष्मा होता है वह ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी आंसर हो गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यह नियम है। तो ऐसा नियम किसमें दिया गया है वह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है न्यूटन के शीतलन नियम, ऑप्शन ए आपका क्या है, न्यूटन के शीतलन नियम, ऑप्शन बी क्या है, स्टीफन का विकिरण नियम, ऑप्शन सी है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन डी है उष्मागतिकी के नियम। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रम, यह जो है न्यूटन के शीतलन नियम पे, किस पे है, यह न्यूटन के शीतलन नियम। ऑप्शन नंबर ए आपके आंसर है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको बता दें, जैसे मान लेते हैं कि यह आपका थाली है, थाली में आपका खिचड़ी है। ठीक है, तो थाली में खिचड़ी रखिए तो खिचड़ी जल्दी ठंडा हो, जबकि आप एक कटोरी में, छोटा सा कटोरी में आप रखिए खिचड़ी तो बहुत देर से ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए इसका एरिया बहुत कम है, इसको ठंडा होने के लिए इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद अगर इस बाहर में जैसे ठंड का दिन होगा, ठंड का दिन जल्दी ठंडा होगा, वही गर्मी का दिन होगा देर से ठंडा होगा। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर, इसके बाहर का टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, तभी यह जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा उतना जल्दी जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, यह नियम किसने दिया, न्यूटन का शीतलन नियम
में दिया। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मस फ्लास्क। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार क्या है? थर्मस आप जानते हैं, थर्मस में जैसे आप चाय रखते हैं, दूध रखते हैं, तो वो गर्म के गर्म में रहता है बहुत देर तक, नहीं 5-6 घंटा तक गर्म रहता है, तो उसको थर्मस बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्मस का आविष्कार किसने किया? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है डेवार। ठीक है, ऑप्शन एक आपका क्या है? डेवार है। ऑप्शन बी आपका क्या है? स्टीफन है। ऑप्शन सी क्या है? क्रिचॉफ है। ऑप्शन डी है न्यूटन। तो थर्मस फ्लास्क जो बनाए थे उन व्यक्ति का क्या नाम था? उनका नाम था डेवार। ठीक है, उनका नाम था डेवार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 66। फिर से देखिए, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, क्यों? देखिए अभी आपको बताया, उसमें दूध रखते हैं, चाय रखते हैं, लंबे समय तक गर्म रखता है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। थर्मस, उसमें गैस भरी होती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसमें आंतरिक तापमान होता है, चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने तथा या प्रविष्ट करने से रोकती है। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, आपने थर्मस देखा, उसमें गैस भरा होता है? नहीं, थर्मस में गैस नहीं होता। उसमें आंतरिक दीवार, आंतरिक तापमान होता, वह भी नहीं होता। ठीक है, उसकी दीवारें क्या होता है? चमकदार। आप उसको अच्छा से देखिए, उसका दीवार चमकते रहेगा। ठीक है, तो आंतरिक दीवार क्या होता है? आंतरिक दीवार चमकदार होती है। बाह्य आवरण दोहरा, उसमें डबल डबल दीवार होता है। ठीक है, आपके घर में जब कोई थर्मस तो टूटेगा फूटेगा तब देखिए, उसमें लगेगा डबल, मतलब कि 2 थर्मस एक साथ घुसाया हो, उसके बीच में कुछ भरा होगा। ठीक है, तो थर्मोकोल टाइप का। ठीक है, तो डबल डबल दीवार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें कलई की जाती है? ठीक है, तो थर्मस फ्लास्क की दीवारें में पेंट किया जाता है, कलई किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए, तो कौन विधि होता है? तो देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है आपका? चालन विधि, संवहन विधि। ठीक है, चालन विधि, संवहन विधि। ऑप्शन है विकिरण विधि। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दीवार को कलई किया जाता है, क्या करता है? उसके दीवार से किस ऊष्मा का लॉस होगा? तो उसके दीवार से ऊष्मा का लॉस होगा, वह होगा विकिरण विधि से, उसको ही क्या किया? कलई किया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विकिरण विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, किसी पदार्थ के ओ क्वेश्चन आ गया है। चलिए आपका क्या है? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को कहते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल सीधा सीधा स्टेटमेंट है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िए, पूरा का पूरा वीडियो अच्छा से देखिए। ठीक है, बोलता है किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगा ऊष्मा क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन आपका क्या है। ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन है ऊष्माधारिता, ऑप्शन है जल तुल्यांक, ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा। तो इस सवाल का जो आंसर है वह क्या होता है? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने में लगी ऊष्मा जो होती है उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट ऊष्मा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ठीक है, तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान इनमें से किसमें होता है यह आपको देखना है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है कांच, ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन है शीशा, ऑप्शन है जल। दोस्तों आपको बता दें, इनमें से सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है? जल का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, देखिए क्या है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, यह बोल रहा है कि किसी भी गाड़ी, मोटर गाड़ी में रेडिएटर लगा रहता है। आपने देखा है रेडिएटर, कोई भी जब कार होगा उसके आगे में देखिएगा ऐसे करके रहेगा, उसमें ऐसे ऐसे करके रहेगा, ऐसे इसमें पानी डाला जाता है। ठीक है, तो रेडिएटर इसको बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? उसका इंजन ठंडा होता है। तो बोलता है कि रेडिएटर में पानी ही क्यों डाला जाता है? ठीक है, रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है? देखते हैं ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन है विशिष्ट, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है,
पानी का घनत्व तो कम होता है, पानी क्या होता है, सस्ता होता है, पानी कम ताप पर मिलता है। तो दोस्तों आपका क्या हो गया, अभी पीछे पड़े थे, पानी की विश्व ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के आंसर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न तापी, क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है निम्न तापी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग। निम्न तापी इंजन का उपयोग अनुप्रयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके ऑप्शन ए में है पनडुब्बी नोदन में, ऑप्शन बी है तुषार मुक्त प्रशीतरों में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, और डी में क्या है, अति चालकता विषयक अनुसंधान में। ठीक है, तो आपको बता दें कि निम्न तापी या जो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी आपके आंसर हो गए, रॉकेट प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो वही जो अभी आपने देखा निम्न तापी मैंने क्रायोजेनिक ताप, ठीक है, उसका लिए बोलता है कि टेम्परेचर कितना होता है। देखते हैं इसका टेम्परेचर कितना होता है। ऑप्शन ए है -20 डिग्री सी, ऑप्शन बी है -40 डिग्री सी, ऑप्शन सी है -100 डिग्री सी, ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका -196 डिग्री सी। तो दोस्तों निम्न ताप परीक्षण जो किया जाता है वह -196 डिग्री सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो गए, -196 डिग्री सी पर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जब आप किसी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह किस में बदलता है? द्रव में। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदलता है। ठीक, किस में बदलता है? गैस में। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई जो सॉलिड होता है सीधे सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदलता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बोलता है, जैसे आप ध्यान दीजिए इस प्रक्रिया में, जैसे आप पूजा करते हैं, पूजा में कपूर जलाते हैं, कपूर क्या रहता है? ठोस, उसको जलाते हैं सीधे क्या बन जाता है? सीधे जल जाता है। आप देखते हैं उस पिघल के लिक्विड बनता है, ऐसा नहीं बनता। ठीक है, कपूर हो गया, ठीक है, नैप्थेलीन हो जाता है, आयोडीन होता है, ठीक है, ठोस CO2 होता है, ये सब सीधे ऊर्ध्वपातन दिखाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा है, क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन और बहुलीकरण। तो दोस्तों अभी आपको मैंने क्या बताया, जब ऐसा होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर सी, जब कोई ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है गर्म करने पर तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, जिस ताप पर कोई ठोस ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है कहलाता है। यानी कि कोई भी ठोस को जब आप हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है उस पर वो क्या करता है? द्रव में बदल जाता है, यानी पिघल जाता है। ठीक है, तो उस ताप को क्या कहते हैं? देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है क्वथनांक, ऑप्शन बी है गलनांक, ऑप्शन सी है बाष्पन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें, क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर उबलना शुरू करता है, गलनांक का मतलब होता है जिस पर पिघलना शुरू करते हैं, और बाष्पन का मतलब होता है वो बाष्पीकृत होता है। तो इसने क्या बोला? पिघलना। ठीक है, ठोस पदार्थ उसमें पर द्रव, तो इसका आंसर क्या हो जाए? गलनांक। ठीक है, गलनांक बिंदु पे। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि वाटर का क्वथनांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में कितना है। ठीक है, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, ठीक है, और बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है यह आपको बताना है। ठीक है, गलनांक पॉइंट कितना है ऑप्शन में बताना है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ गया, फिर से बोलता है जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता कहलाता है। देखिए अभी पीछे आप पढ़े हैं, एक ताप ऐसा होगा जिस पर क्या होगा? ठोस गल जाएगा। एक ताप ऐसा होगा जिस पर क्या होगा? द्रव क्या होगा? वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है, तो गलते हैं, जिस पर गलता है उसको गलनांक कहते हैं। ठीक है, और उस पर जिस पर जमता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जिस पर उबलता है उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है? बाष्प बनना मतलब उबलना होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। देखते हैं आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए गलनांक तो गलना हुआ, द्रवनांक ये भी पिघलना हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी है क्वथनांक, ऑप्शन डी है इनमें। क्वथनांक मतलब क्या होता है? बाष्प में बदलना, तो क्वथनांक मतलब उबलना। इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्वथनांक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आपके
सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए आज के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके।